Okay, so let's start by creating a simple procedure. अब प्रोसीजर लिखने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी वो ये है कि क्रिएट स्टेटमेंट। सो क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है। अब उसको कोई नाम देना है, सो लेट से हम गेट कस्टमर्स के नाम से एक प्रोसीजर बनाते हैं, या शो कस्टमर्स कर देते हैं ताकि प्रीवियस अगर कोई इसका इंस्टेंस पड़ा हो तो उससे डिफरेंट हो। सो शो कस्टमर्स, ठीक है। और हम इसमें कोई सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन कस्टमर टेबल से उठाएंगे, ठीक है। सो क्रिएट प्रोसीजर कस्टमर्स, अब हमारे पास पैरामीटर्स होने चाहिए। इनिशियली हम कोई पैरामीटर नहीं रखते, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है, कि पैरामीटर्स किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब बिगिन और साथ में एंड आ जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम डिलिमिटर चेंज कर दें पहले, ठीक है। सो डिलिमिटर चेंज करने के लिए डिलिमिटर कमांड हम कोई सा भी कीवर्ड यूटिलाइज कर सकते हैं, डिलिमिटर $, तो यहाँ पे हमको वो जो नया डिलिमिटर और उसके बाद जब बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो हम डिलिमिटर वापस जो ओरिजिनल था या डिफ़ॉल्ट डिलिमिटर है हम वापस उस पर स्विच कर लेंगे। अब बिगिन और एंड के दरमियान हम जो है वो जो भी स्टेटमेंट्स हम इस प्रोसीजर के अंदर डालना चाहते हैं लिखते हैं। क्योंकि हम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं, सो सेलेक्ट स्टेटमेंट विल डू इट। सेलेक्ट लेट्स से कस्टमर कस्टमर आईडी कॉमा कस्टमर नेम कॉमा कस्टमर सिटी। ये सारे कस्टमर टेबल में हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में काफ़ी है, ठीक है। और फ्रॉम कस्टमर टी अच्छा सर, सिंपल, ठीक। इसके बाद अगर आप ऑर्डर बाय या वेयर या जो भी लगाना चाहते हैं यू कैन डू इट, बट आई वांट टू कीप इट सिंपल फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये आपने बना दिया एक प्रोसीजर। और अब क्या है कि ये मैंने एक नॉर्मल फाइल में स्टोर किया है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा इस वक्त, बट इट इज़ जस्ट अ सिंपल न्यू स्क्रिप्ट फाइल, और उसमें मैंने ये टाइप कर दिया है, ठीक है। सो इफ़ आई वांट टू सेव इट आई विल गो टू दी आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव, और इसको मैं किसी भी नाम से सेव कर सकता हूँ। सो शो कस्टमर के नाम से अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सो इट विल बी सेव। ये अब एक स्क्रिप्ट सेव हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्रोसीजर है वो बन चुका है और उसका मैंने सेव कर दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये जो है सर इसको भी मैं बंद कर देता हूँ अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर्स, तो स्टोर्ड प्रोसीजर में अगर देखें तो गेट कस्टमर ये पुराने हैं जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये शो कस्टमर के नाम से प्रोसीजर अभी तक इसके अंदर नहीं आया, ठीक। तो इसको इसमें शामिल करने के लिए ज़रूरी है कि ये कंपाइल हो जाए पहले, ठीक है।
तो इसको कंपाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम ये सारा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो वंस इट इज़ एग्जीक्यूटेड, और अगर इसमें कोई मसला नहीं है, जैसे यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है 0 रोज अफेक्टेड और क्रिएट प्रोसीजर गेट कस्टमर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ यहाँ पे, रिफ्रेश ऑल, तो मेरे पास यहाँ पे शो कस्टमर के नाम से डिस्प्ले हो जाना चाहिए, एंड इट इज़ हियर, ठीक है। इसका मतलब अब ये है कि हमारा सब प्रोसीजर बन चुका है, एंड नाउ आई कैन कॉल इट। सो उसको कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं। लेट्स गो टू अनदर स्क्रिप्ट फाइल, और यहाँ से कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉल कमांड लिखनी पड़ेगी, उस प्रोसीजर का नाम, सो शो कस्टमर, देखें वो आ गया और सामने सेमीकोलन, ठीक है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, रिमेंबर यहाँ पे अभी कर्सर है, तो मुझे ये वाला आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं सिर्फ इस लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। सो इट विल बी एग्जीक्यूटेड, और हमारे पास अगर कोई मसला नहीं है, स्कीमा शो कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्यों, वो कस्टमर्स है, शो कस्टमर्स है, अच्छा, शो कस्टमर्स, लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। और शो कस्टमर्स में हमने तीन चीज़ें, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, और वही हमें जो है रिजल्ट में नज़र आ रहा है। सो ये बेसिक प्रोसीजर। हाँ, अब अगर मैं इसमें चेंज करना चाहूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ और लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रुप बाय, या सॉरी ऑर्डर बाय कर देते हैं, ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी, ठीक है। सो ये तो हो गया, मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट मेरा सेव हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कंपाइल करना चाहूँ, सो क्या कहेगा, कोड एरर कोड 1304 प्रोसीजर शो कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि इस नाम का ऑलरेडी एक प्रोसीजर जो है वो हमारे पास मौजूद है। सो आई हैव टू डिलीट इट। अब वो डिलीट अगर यहाँ से पॉसिबल है तो भी ठीक है, यहाँ से आप ड्रॉप स्टोर प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। या इफ़ यू वांट टू जस्ट स्किप दिस, तो आप यहाँ पे वो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको लेट्स लेट्स ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट्स, क्या है, शो कस्टमर्स, ड्रॉप प्रोसीजर इफ एग्जिस्ट, शो कस्टमर। नाउ लेट्स ट्राई इट, नॉट श्योर कि मैंने ठीक लिखा है, लेट्स। अब जो है वो देखें सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब ये क्या करता है, पहले देखता है कि शो कस्टमर्स के नाम से हमारे पास ऑलरेडी कोई स्टोर प्रोसीजर मौजूद है, तो वो उसको डिलीट कर देता है, फिर उसके बाद ये नया प्रोसीजर बना के आपके लिए इसमें यहाँ पे ऐड कर देता है, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको दोबारा से कॉल करूँ, सो दैट इज़ ऑलरेडी ऑर्डर्ड बाय, लेकिन चलो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो ये ऑर्डर्ड बाय, ये वो नया प्रोसीजर अब आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। एंड नाउ लेट्स मेक इट अ पैरामीटराइज्ड वन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स से पहले ज़रा हम देखते हैं कि चले यहाँ पे अब हम कोई पैरामीटर ऐड करते हैं।
और पैरामीटर ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसका पहले मोड स्पेसिफाई करना होगा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, आप तीन किस्म के मोड स्पेसिफाई कर सकते हैं, इन, आउट और फिर इन आउट, जो हाइब्रिड मोड है। ठीक है। सो इन, उसके बाद क्या नाम, लेट से आई कॉल इट स्टेट। ठीक है। और फिर उसका डेटा टाइप। तो आई लेट्स चेक कि हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल है, अगर हमें नज़र आ रहा है तो, सॉरी प्रोडक्ट टेबल नहीं, कस्टमर टेबल। सो ये हमारा ओवरऑल कस्टमर टेबल जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें स्टेट जो है वो दो कैरेक्टर्स की वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। सो इसमें से एक एफ एल टी एक्स एन वाई सी डब्ल्यू सी है। ओके, सो वील कॉल इट varchar 2। सो ये हमने उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया। अब ये हमने एक इनपुट पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिया है, जिसमें अब हम वैल्यूज़ वहाँ से जहाँ से हम कॉल करते हैं वहाँ से हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं, और उसके मुताबिक हम ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और वो चेंज कैसे कर सकते हैं कि लेट्स से हम कहें इधर कि वेयर कस्टमर स्टेट इक्वल टू स्टेट। ठीक। तो ये वो स्टेट वेरिएबल हमने यहाँ पे अब कंपैरिजन के लिए हमने ला दिया। ठीक है। लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट अगेन। इसको सेव करते हैं पहले एंड देन कंपाइल इट। ये कंपाइल हो चुका है। नाउ वी कैन कॉल इट। अब हम यहाँ पे उसको एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। सो लेट्स गिव इट सम वैल्यू। वहाँ पे हमारे पास सी ए के नाम से दो कस्टमर्स थे। सो लेट्स सी कि ये हमें वो दोनों रिटर्न करता है या नहीं करता। तो ये कस्टमर आईडी 5 और कस्टमर आईडी 8 जो है, ये दोनों वो कस्टमर्स हैं जो कि सी ए लेट से कैलिफोर्निया स्टेट है या जो भी है। ठीक है। और उससे बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों उसमें हम दिखा दिए। ठीक है। तो इस तरह से हम पैरामीटर्स जो है वो इन इन आउट दोनों दे सकते हैं। हम एक और आउटपुट के लिए एक देखेंगे, और आई होप कि आप लोगों को बेसिक आइडिया समझ आ जाएगा कि आपने किस तरह से प्रोसीजर्स बनाने हैं। ठीक है। सो ये हो गया शो कस्टमर विथ पैरामीटर। अब इसमें अगर हम आउट डालना चाहें, ठीक है। सो लेट्स से आउट, और इसमें लेट्स से हम उसको काउंटर नाम दे देते हैं, या एट द रेट काउंटर, क्योंकि ये वहाँ से एज ए पैरामीटर आएगा। ठीक है। ये सेशन वेरिएबल होगा, और इसकी डेटा टाइप हम सिंपली इंट रख लेते हैं। ठीक है। और इसमें हम क्या डाल सकते हैं, लेट्स क्रिएट अनदर स्टेटमेंट फॉर इट कि लेट्स ट्राई सेलेक्ट, वही काउंट फंक्शन हम यूटिलाइज कर लेते हैं, काउंट ऑल, और ये क्या चीज़ होगी,
ओके, सो हमने क्या करना था, हमने बेसिकली आउट वेरिएबल जो हमने यहाँ पे काउंटर बनाया है, तो यहाँ पे भी इधर एट द रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेशन वेरिएबल जो है वो जहाँ पे बनेगा तो वहाँ पे इसके साथ एट द रेट लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे तो ये एज ए सिंपल पैरामीटर आ जाएगा, उसका मोड हमने आउट पहले से स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, सो यू आर थिंकिंग कि यहाँ पे अब हम क्या करें, लेट्स से कि यहाँ पे जो कस्टमर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, जो भी हमने स्टेट पैरामीटर दिया होगा, उससे हमें नंबर ऑफ या वो तमाम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि इस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं। आउटपुट में इस वेरिएबल में हमने क्या करना है, हम देखना चाहते हैं कि इन लोगों ने जो कि इस क्वेरी के रिजल्ट में सेलेक्ट होते हैं, लेट्स से वो जो है उन्होंने कितने ऑर्डर किए हैं। सो लेट्स काउंट द ऑर्डर आईडीज, ऑर्डर आईडी, और ये ऑर्डर आईडी का काउंट कहाँ पे जाएगा, इनटू काउंटर। ठीक है, और ये कहाँ से, फ्रॉम ऑर्डर टेबल से हमें पता चल सकता है, क्योंकि देखो कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी दोनों वहाँ पे मौजूद होती हैं। सो ऑर्डर डी से हमने रीड करना है वेयर, अब कस्टमर आईडी जो है उस पर हमने डिसाइड करना है। ठीक है, सो लेट्स मेक इट सब क्वेरी। सो हम वो लिस्ट दोबारा जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हमने कहीं पे स्टोर किया नहीं, ये तो एक डायनामिक टेबल बन गया। हम ये कर सकते हैं कि इसके लिए अगर हम एक इसको टेबल का नाम दे दें तो फिर हम उसको शायद यूटिलाइज कर सकते हैं, या अगर इसका हम अलग से व्यू बना दें तो उस व्यू में फिर हम सर्च कर सकते हैं, या यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स क्रिएट अ सब क्वेरी जो कि बेसिकली यही काम करेगा, लेकिन चूंकि हम ऑर्डर आईडी काउंट कर रहे हैं और ये हमें मिल सकता है जस्ट बाय कंपेयरिंग द कस्टमर आईडी एंड द ऑर्डर आईडी, तो हम यहाँ पे अब ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम जो ऊपर वाली जो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये हम लिख देंगे इसी तरह से। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कस्टमर स्टेट इक्वल टू स्टेट, क्योंकि ये पैरामीटर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है ना, तो हम सिर्फ उन कस्टमर की ऑर्डर्स को काउंट करना चाहते हैं जो कि स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अब होगा क्या, ये एक क्या आप बता सकते हैं कि अब ये कोरिलेटेड क्वेरी होगी या नॉन कोरिलेटेड क्वेरी होगी? जी बिल्कुल, ये एक नॉन कोरिलेटेड क्वेरी होगी। क्यों? क्योंकि ये होगा इस तरह से कि यहाँ पे एक वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, जो कि हमने एज पैरामीटर पास की होगी, तो ये फिर से एक सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा कस्टमर टेबल पे, और सिर्फ वो आईडीज अब सेलेक्ट कर लेगा जो कि स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो अब एक लिस्ट यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, और फिर ये जो आउटर क्वेरी है ये उन कस्टमर आईडी को जो अगर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे काउंट करना शुरू कर देंगे। और काउंट इस तरह से करेगी क्योंकि हम क्या देखना चाहते हैं, ये ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ ऑर्डर टेबल में हमारे पास अगर आप देखें, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऑर्डर टेबल, ये ऑर्डर टेबल है। तो ऑर्डर टेबल में हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है। तो अगर हम कस्टमर आईडी यहाँ से हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर, तो हम इसको एज वन काउंट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे जितने भी हैं, तो अगर उस उन जितने भी वो कस्टमर्स बनते हैं, उनके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे काउंट होते जाएंगे। ठीक है, और हम डिस्टिंक्ट नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देते कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, तो या यहाँ पे अगर हम लिख देते, यहाँ पे खैर हम डिस्टिंक्ट लिख भी नहीं सकते क्योंकि ये काउंट है। ठीक है, तो
ये उन कस्टमर्स की आईडी उठाएगा जो कि स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आउटर क्वेरी जो है वो देख रही है कि ऑर्डर टेबल में अगर वो कस्टमर आईडीज मौजूद है, इट मीन दे हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर, तो वो उसको उसकी ऑर्डर आईडी को काउंट करना शुरू कर देगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सेव करना है। सो लेट्स पहले इसको सेव कर दें, देन एग्जीक्यूट इट। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब हमारा जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो अपडेट हो चुका है। नाउ लेट्स रन इट। अब हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, याद रखें। ठीक है। सो पहला पैरामीटर तो ऑलरेडी मौजूद है, अब दूसरा पैरामीटर जो है वो अब इसको हम सेशन वेरिएबल पास करेंगे। ठीक है। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। जो ओरिजिनल उसका था, क्योंकि सीए से रिलेटेड हमारे पास सीए स्टेट में हमारे पास दो ही कस्टमर्स थे जिनकी आईडी 5 और 8 है। ठीक है। वो सेकंड पार्ट जो है उसका एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन उसकी वैल्यू इस काउंटर वेरिएबल में आ चुकी है। सो लेट्स सी के वहाँ पे कितने ऑर्डर्स मौजूद थे जो कि इन दो कस्टमर्स ने प्लेस किए हैं। सो लेट्स सेलेक्ट एट द रेट काउंटर, क्योंकि ये सेशन वेरिएबल बन चुका है। सो हम उसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो ये काउंटर वेरिएबल डिस्प्ले हुआ, और उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 2। इसका मतलब ये है कि दोनों कस्टमर्स ने टोटल दो ऑर्डर प्लेस किए हैं। सो लेट्स चेक दी ऑर्डर टेबल। क्योंकि हमारे पास 5 और 8 था ना, तो यहाँ पे ये 8 का एक ऑर्डर पड़ा हुआ है और ये 5 का एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, और नीचे जाके देखते हैं तो इसमें और कोई इनका ऑर्डर नहीं है। सो इट वर्क करेक्टली। हमारे पास दोनों कस्टमर्स के सिर्फ एक एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, उसने काउंट करके हमें दो टोटल जो है वो काउंट वेरिएबल में रिटर्न कर दिया, विच वाज दी आउटपुट वेरिएबल। ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पैरामीटराइज्ड प्रोसीजर्स बना सकते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ओके। सो आई होप प्रोसीजर्स की आपको समझ आ चुकी होगी। अब जल्दी जल्दी हम ट्रिगर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिगर्स का तरीक़ाकार सारा उसी तरह से है। डिफरेंस ये है कि ट्रिगर्स को आप अपनी मर्ज़ी के पैरामीटर्स नहीं पास कर सकते, और आप उनको एक्सप्लिसिटली कॉल भी नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप कोई ट्रिगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस टेबल के साथ, कौन से स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। तो जब आप वो स्टेटमेंट उस टेबल पे एग्जीक्यूट करेंगे तब जाके आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अच्छा, ट्रिगर्स के साथ इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपको ये ज़रूर पता होनी चाहिए, वो है एक्स्ट्रा कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है। तो एक है ओल्ड और एक है न्यू। ये इसी तरह से हम लिखते हैं ओल्ड, आप ओल्ड डॉट करके उसको यूज़ करेंगे और न्यू डॉट करके यूज़ करेंगे। उनका उनका मकसद ये होता है कि चूंकि ट्रिगर बेसिकली तब एग्जीक्यूट होता है जब आपके टेबल में कुछ डेटा मैनिपुलेशन, इंसर्शन हुई होगी, या अपडेशन हुई होगी, या डिलीशन हुई होगी। ठीक है। तो जो काम टेबल में हुआ है, आया नया डेटा इंसर्ट हुआ है, तो उसको ट्रिगर में आपने कैसे एक्सेस करना है, बेसिकली वो आप कर सकते हैं थ्रू द न्यू पैरामीटर आप कह लें, या उसको न्यू कीवर्ड कह लें। ठीक है। तो जब आप न्यू डॉट करेंगे तो उसके थ्रू आप वो सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं जो कि इस टेबल में नया इंसर्ट होने जा रहा है या हो चुका है। ठीक है। सो इंसर्ट के साथ सिर्फ न्यू कीवर्ड काम करता है, ओल्ड काम नहीं करता, क्योंकि ओल्ड का कोई तुक नहीं बनती ना। ठीक है, वहां पे क्योंकि आप सिर्फ नया डेटा ही इंसर्ट कर रहे हैं। डिलीट जो है उसके साथ सिर्फ ओल्ड कीवर्ड काम करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप डेटा डिलीट कर रहे हैं, इट मींस दे डिलीटेड डेटा बिकम्स द ओल्ड डेटा, और उसको उस पे अगर आप कुछ उसका बैकअप लेना चाहते हैं, ट्रिगर्स बेसिकली इसी मकसद के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है। तो आप ओल्ड डॉट करके वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं जो कि डिलीट होने जा रहा है या डिलीट आपने कर दिया है। ठीक है। और आप उस डेटा को यहाँ पे एक्सेस करके उससे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या उसको किसी और टेबल में रखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। ठीक है। सो
इंसर्ट के साथ सिर्फ आपका न्यू कीवर्ड काम करेगा, डिलीट के साथ सिर्फ आपका ओल्ड कीवर्ड काम करेगा, जबकि अपडेट जो है, अपडेट ऐसी 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 स्टेटमेंट है जो कि एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज कर रहा होता है। ठीक है। सो एग्जिस्टिंग डेटा मीन द ओल्ड डेटा, और जो वैल्यूज आप उसमें अपडेट कर रहे हैं दैट बिकम्स द न्यू। तो अपडेट के साथ ओल्ड भी काम करेगा और न्यू भी काम करेगा। ठीक है। सो इसके बारे में फर्दर आप फिर सर्च कर सकते हैं, बट जब हम अब यूटिलाइज करेंगे तो एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि इनका क्या मकसद है। ठीक है। सो ट्रिगर लिखने के लिए अगेन आपको डिलिमिटर पहले चूज करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद वही स्टेटमेंट ड्रॉप ट्रिगर इफ एग्जिस्ट, सेफ्टी ट्रिगर के नाम से मैंने एक ट्रिगर प्रोसीजर बनाया है। ठीक है, बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है। इसके बाद फिर क्रिएशन है। सो क्रिएट ट्रिगर, जिस तरह क्रिएट प्रोसीजर था, क्रिएट ट्रिगर और उसका नाम, तो सेफ्टी ट्रिगर के नाम से मैं ये ट्रिगर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। अब अगर आपको वो उसका बेसिक सेंटेक्स याद हो तो आपने या आफ्टर लिखना है या बिफोर लिखना है। ठीक है। सो ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ दैट इज द सेफ्टी ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट ऑन, और ये मैं ऑर्डर टेबल के लिए बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। कि जब इसमें इंसर्शन हो सो मैं इस डेटा को कहीं और भी सेव करना चाहता हूँ। ठीक है। आफ्टर इंसर्ट, सो जब इंसर्ट परफॉर्म हो चुका होगा तब जाके ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है। जब इंसर्शन कंप्लीट हो चुका होगा तब जाके, अगर मैं ये बिफोर इंसर्ट कर दूं तो अभी ऑर्डर टेबल में नई इंसर्शन नहीं होगी जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। एंड फॉर ईच रो, तो जितने रो आप उसमें इंसर्ट करेंगे हर एक के लिए ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। बिगिन, पता है आपको किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर ये वो इंसर्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये इस इस ट्रिगर की बॉडी है कि इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ। सो मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि जो नया डेटा उधर इंसर्ट होगा ऑर्डर टेबल में, आई वांट टू मेक ए कॉपी ऑफ इट इनटू सम अदर टेबल। तो इंसर्ट इनटू ऑर्डर वन, मेरे पास एक और टेबल है ऑर्डर वन, आई जस्ट वांट टू मेक अनदर कॉपी ऑफ द सेम डेटा इनटू दैट टेबल। ठीक है। ऑर्डर वन एक सेपरेट टेबल है। सो ऑर्डर वन में मैं क्या इंसर्ट करने जा, ऑर्डर वन टी डॉट ऑर्डर आई डी, और उसमें जो कस्टमर आईडी है और उसमें जो ऑर्डर डेट है, और उसकी वैल्यूज क्या होंगी। देखें अब ये वो न्यू कीवर्ड है कि जो नया डेटा इंसर्ट हुआ है ऑर्डर टेबल में वहां से उठा लो। न्यू डॉट ऑर्डर आईडी, जो नई ऑर्डर आईडी इंसर्ट हो रही है, न्यू डॉट कस्टमर आईडी एंड न्यू डॉट ऑर्डर डेट। ठीक है। सो आई वांट ऑल दीज टू बी एडेड इनटू द ऑर्डर वन टेबल एज वेल। ठीक है। ये कमेंट है, इसको इग्नोर कर लें। ठीक है। रोल बैक, ये जब आप डबल डैश के साथ लिखते हैं इट बिकम्स अ कमेंट, और फिर उसके बाद एंड है। ठीक है। नाउ कम बैक टू द डिफॉल्ट डिलिमिटर। तो ये आपका ट्रिगर प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यू कैन सेव इट, जो कि ऑलरेडी सेव्ड है सेफ्टी ट्रिगर के नाम से। यू कैन एग्जीक्यूट इट, और देखें ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको इसको रन करने का तरीका यह है कि आपने ऑर्डर टेबल में कोई नया रो इंसर्ट करना होगा तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। सो पहले ज़रा ऑर्डर टेबल में देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर आईडीज किस किस्म की है ताकि हम कुछ नया उसमें इंसर्ट कर सकें। ओके, ये है। ठीक। सो लेट्स गो टू आवर मेन स्क्रिप्ट, और इसमें हम एक इंसर्ट स्टेटमेंट डालते हैं। ठीक है। इंसर्ट इनटू ऑर्डर अंडरस्कोर टेबल। ठीक है। और वो उसकी क्या फील्ड्स हैं, उसमें है
ऑर्डर आईडी कॉमा कस्टमर आईडी कॉमा क्या चीज़ थी, डेट था सिर्फ या ऑर्डर डेट, ठीक है। सो ऑर्डर डेट और इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। सो ऑर्डर आईडी लेट से हम इंसर्ट करते हैं कोई यूनिक वैल्यू को इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी, ठीक है। उसके बाद कस्टमर आईडी है, लेट से कस्टमर आईडी 5 और उसके बाद डेट है। सो 2020 आज की डेट में हम डाल देते हैं 6 कॉमा सॉरी यहाँ पे डैश है 6, ठीक है। सो लेट्स सी, इससे पहले मैं आपको ज़रा ऑर्डर वन टेबल भी दिखा दूँ, ठीक है। ये ऑर्डर वन टेबल है, देखें इसमें भी कुछ उस किस्म का डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है। और हम सिर्फ ऑर्डर टेबल में इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स परफॉर्म दिस इंसर्शन। वन रो इफेक्टेड, मतलब अब अगर हम ऑर्डर टेबल को दोबारा से देख लें तो उसमें ये इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। लेट्स स्क्रॉल टू द एंड, ये वो डेटा है जो हमने अभी इंसर्ट किया है, ठीक है। ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो जब ये इंसर्ट हो चुका तो हमारा जो ट्रिगर था वो एग्जीक्यूट हो चुका होगा और इसके रिस्पांस में क्या कि ऑर्डर टेबल ऑर्डर वन टेबल में भी ये इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। सो लेट्स लुक एट ऑर्डर वन टेबल अगेन और ऑर्डर वन टेबल में भी वो डेटा आ चुका है, ठीक है। सो इससे क्या पता चला कि जब हमने ऑर्डर टेबल पे आफ्टर इंसर्ट एक ट्रिगर एसोसिएट किया तो जैसे ही हमने वहां पे ऑर्डर टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ट्रिगर के थ्रू वही रिकॉर्ड ऑर्डर वन टेबल में भी इंसर्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ ट्रिगर्स वर्क। ये आप डिलीट के लिए भी बना सकते हैं और ये आप उसके लिए भी बना सकते हैं। मेरे पास एक और एग्जांपल है जो कि मैं आपको डायरेक्टली उसका कोड सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे फिर थोड़ा सा काम है। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन डू ऑल द बैकग्राउंड। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक और ट्रिगर है जो कि प्राइस अपडेट है। देखें ये एक्चुअल जो यूटिलाइजेशन है ट्रिगर्स की, बेसिकली ये उस किस्म की एक एग्जांपल है। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें हम प्राइसेस अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि लेट से महंगाई ज़्यादा हुई तो हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज कर दी या लेट से सेल लगा दिया तो डिक्रीज हो गई। लेकिन हमारे पास चूंकि जो टैक्स कैलकुलेशन होती है या जो भी होती है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, तो जो हमारे पास एक प्राइस थी उसके हिसाब से कुछ बनेगा, जो दूसरी प्राइस है उसके हिसाब से कुछ, जो सेल्स का डेटा सारा बनेगा। तो हमारे पास ये हिस्ट्री होनी चाहिए कि कब हमने प्राइस अपडेट की और कितने ड्यूरेशन के लिए की, लेट से। तो हमारे पास ये सारी हिस्ट्री होनी चाहिए कि किस डेट को किस प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो अपडेट हुई। तो ये मैंने उसके लिए एक ट्रिगर लिखा है और वो क्या है, क्रिएट ट्रिगर प्राइस अपडेट आफ्टर अपडेट ऑन प्रोडक्ट टेबल, ठीक है, कि जब अपडेट होगा फॉर ईच रो बिगिन। अब उसने करना क्या है, इंसर्ट इनटू प्राइस हिस्ट्री। अब ये प्राइस हिस्ट्री मैंने यहाँ पे एक सेपरेट टेबल खुद से बना दिया था, ठीक है। ये प्राइस हिस्ट्री है। अब ये मैंने जल्दी में बना दिया था कि इसमें सिर्फ एक ऑटो इंक्रीमेंट प्राइस हिस्ट्री उसकी प्राइमरी की मैंने रख दी है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी जिसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या अपडेट हो रही है,
अपडेटेड प्राइस, इसमें एक और फील्ड होनी चाहिए, ओल्ड प्राइस, ठीक है। फिर अपडेटेड प्राइस, और ये अपडेटेड प्राइस किस डेट को हुई, ठीक है। तो इस तरह से जिन जिन प्रोडक्ट की हम प्राइसेस इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे थ्रू दी अपडेट स्टेटमेंट, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास इस टेबल में महफूज होता जाएगा कि किस डेट को ये अपडेट हुआ, ठीक है। तो ये टेबल आप बना सकते हैं और फिर आप ये ट्रिगर जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स गो बैक टू द ट्रिगर फॉर ईच रो। अब ये क्या करेगा, इंसर्ट इनटू प्राइस हिस्ट्री, जो उसकी फील्ड्स थी, प्रोडक्ट आईडी, अपडेटेड प्राइस, प्राइस हिस्ट्री डॉट डेट, ठीक है। ये जो इसकी, क्योंकि ये मैंने डेट कीवर्ड भी है ना, तो इस वजह से मैंने इसको क्वालिफाई कर दिया विद टेबल नेम। आप इसको अपडेट डेट कह सकते हैं या कुछ और नाम इसका रख लें। वैल्यूज क्या जा रही हैं, अब यहाँ पे देखें, न्यू डॉट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि ये जो अपडेट हो रहा है ना, तो आप इसको ओल्ड भी यूटिलाइज, क्योंकि हम प्रोडक्ट आईडी तो अपडेट नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ जो है वो ये प्राइस जब अपडेट होगा तो हम, लेकिन ये चूंकि ओवरऑल अपडेट क्वेरी है ये वाली, ये अपडेट के साथ ही ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहाँ पे ओल्ड भी यूटिलाइज कर सकते हैं, न्यू भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो न्यू डॉट अपडेट प्रोडक्ट आईडी, न्यू डॉट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस, और जो मैं आपको कह रहा था कि इसके साथ एक ओल्ड का फील्ड भी उधर टेबल में, प्राइस हिस्ट्री टेबल में होना चाहिए। तो फिर वो आप जब यहाँ पे डालेंगे तो ओल्ड डॉट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस, तो अपडेट से पहले जो उसकी वैल्यू थी वो ओल्ड डॉट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस के थ्रू आप लगा सकते हैं। एंड नाउ फंक्शन बेसिकली गेट्स टूडेज डेट, ताकि आज की डेट में ये रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए, ठीक है। और उसके बाद खत्म। तो अब जब हम प्रोडक्ट टेबल में कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, और वो क्या करेगा, वो प्राइस हिस्ट्री टेबल में एक नई एडिशन कर लेगा, ठीक है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेगा। सो ये मेरे ख्याल में ऑलरेडी हमारे पास स्टोर्ड है, नहीं है स्टोर, अच्छा ये तो स्टोर्ड प्रोसीजर है, ये इसमें नहीं आता, ठीक है। बहरहाल लेट्स डू इट अगेन, ये ऑलरेडी सेव है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो दैट इज कंपाइल्ड। अब हम अगर अपडेट, सॉरी, ये मैं बाकी सारे क्लोज कर देता हूँ ताकि, ओके। सो यहाँ पे अब अगर हम कोई अपडेट स्टेटमेंट लगाते हैं, लेट्स सी, हाँ, ओके, ये देखें, ये आपके पास, ये हमारे पास एक अपडेट क्वेरी है, ठीक है। और इस क्वेरी में क्या है, ये बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करें, सिर्फ इस पे फोकस करें, ठीक है। ये जो क्वेरी है इस पे फोकस करें। ये क्या है, अपडेट प्रोडक्ट टेबल सेट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल टू 2000 वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 4। तो प्रोडक्ट आईडी जो भी जिस प्रोडक्ट की आईडी 4 है उसकी प्राइस हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमें प्रोडक्ट टेबल से पता चल सकता है, ये नहीं है। लेट्स लेट्स विजुअलाइज के प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास क्या है। सो प्रोडक्ट आईडी 4 जो है एंटरटेनमेंट डेस्क, इसकी अपनी जो ओल्ड प्राइस है दैट इज 650। तो वो हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं 2000, ठीक है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट और देखते हैं कि क्या होता है। वन रो इफेक्टेड, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट टेबल में ये प्राइस अपडेट हो चुकी है, ठीक है। सो लेट्स सी, ऑर्डर, ये जो प्रोडक्ट आईडी 4 है उसकी प्राइस हमने अपडेट कर दी 2000, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में हमारा ट्रिगर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो अगर हम अपनी प्राइस हिस्ट्री टेबल देखें, ये प्राइस हिस्ट्री टेबल है,
तो इस प्राइस हिस्ट्री टेबल में, प्राइस हिस्ट्री टेबल में वो रिकॉर्ड आ चुका है। ये फोर इस वजह से कि ये ऑटो इंक्रीमेंट है और इसमें प्रीवियस में कुछ जब ट्राई कर रहा था इन चीज़ों को तो इसमें कुछ आईडीज पहले से वो रिकॉर्ड्स मैंने फिर डिलीट कर लिए, बट ऑटो इंक्रीमेंट ऑलवेज इंक्रीमेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज़ 4। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी 4, अपडेटेड प्राइस। अगर आप यहाँ पे वो ओल्ड प्राइस के फील्ड बना दें, ठीक है, ओल्ड डॉट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस, तो फिर वो यहाँ पे 650 इसके साथ एक और फील्ड में डिस्प्ले किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जिन जिन प्रोडक्ट की आप प्राइसेस अपडेट करते जाएंगे थ्रू दिस ट्रिगर, आप उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ ट्रिगर यूटिलाइजेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल में फिर आप इससे रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं। बुक में तो शायद, और बुक में तो बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ जो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, अगर आप सिर्फ इन्हीं पे फोकस करें और ये भी समझ लें अच्छी तरीके से, तो देट वुड बी इनफ फॉर यू। ठीक है।